नमस्कार, इनफोकस साइंस अकेडमी में आपका स्वागत है। हमारा चल रहा है कक्षा 6वीं की जियोग्राफी एनसीईआरटी बुक, जिसमें एक नया अध्याय प्रारंभ किया गया है। नाम है पृथ्वी की गतियाँ, जिसके बारे में हमने कल बात किया। इसमें देखा कि पृथ्वी की दो गतियाँ होती हैं, पहला घूर्णन, दूसरा परिक्रमण। जैसा कि घूर्णन के बारे में हमने देखा है, और आज हम बात करेंगे परिक्रमण के बारे में। आज हम यह भी देखेंगे कि परिक्रमण से किस प्रकार से ऋतुओं में परिवर्तन होता रहता है। तो चलिए आज हम बात करते हैं एनसीईआरटी के द्वारा जो कुछ लिखा हुआ है, हम सब व्हाइट बोर्ड पर देखते हुए चलेंगे। कहता है हमारा पृथ्वी की दूसरी गति, पहला गति क्या है? घूर्णन, दूसरा परिक्रमण। तो कहता है कि पृथ्वी की दूसरी गति जो सूर्य के, पृथ्वी की दूसरी गति जो सूर्य के चारों ओर कक्ष में होती है, उसे परिक्रमण कहा जाता है। यानी हम समझे तो ये जो सूर्य है, सूर्य के चारों ओर एक कक्ष है जो पृथ्वी भ्रमण करती रहती है, एक परिक्रमण कहलाता है। ठीक, यानी परिक्रमण समझ में आ गया। अब कहता है कि पृथ्वी एक वर्ष या 365 दिन 6 घंटे में सूर्य का एक चक्कर लगाती है। जैसा कि हम जानते हैं कि हमारा जो एक वर्ष है वह 365 दिन का होता है, लेकिन हमारा जो सूर्य है हमारा जो पृथ्वी है वह परिक्रमण करने में सूर्य का 365 दिन 6 घंटे का समय लेती है। यानी जो हमारा शेष 6 घंटे का समय है वह हम देखते हैं कि हर 4 साल बाद फरवरी के लास्ट महीने में जोड़ दिया जाता है, जिसे हम लीप वर्ष के भी नाम से जानते हैं। ठीक है, तो वही हमें एनसीईआरटी बताता है, उसी को हम देखते हुए चलते हैं। तो कहता है कि एक वर्ष या 365 दिन 6 घंटे में सूर्य का एक चक्कर लगाती है। कौन? पृथ्वी एक वर्ष या 365 दिन 6 घंटे में सूर्य का एक चक्कर लगाती है। हम लोग एक वर्ष 365 दिन का मानते हैं अपने सुविधा के लिए, हम देखते हैं, तथा सुविधा के लिए 6 घंटे को इसमें नहीं जोड़ते हैं। वही जैसा कि हमने बताया कि 365 दिन का एक वर्ष मान लिया जाता है, जो शेष 6 घंटे होते हैं उसको प्रत्येक 4 साल बाद फरवरी के लास्ट महीने में जोड़ दिया जाता है। जिस वजह से जिस साल फरवरी के लास्ट महीने में जोड़ा जाता है उस वर्ष लीप वर्ष कहा जाता है, और उस वर्ष 366 दिन का समय होता है। ठीक है, हम देखते हैं कि 6 घंटे को इसमें नहीं जोड़ते हैं। प्राचीन भारतीय खगोल शास्त्री जो हैं आर्यभट्ट, प्राचीन भारतीय खगोल शास्त्री आर्यभट्ट ने बताया था कि पृथ्वी गोल है। उस जमाने में ही हमारे प्राचीन भारतीय खगोल शास्त्री आर्यभट्ट ने बता दिया था कि पृथ्वी जो है वह गोल है और अपने अक्ष पर घूर्णन करती है। यानी आज के वैज्ञानिकों ने जो पता लगाया वह प्राचीन समय में ही हमारे भारतीय खगोल शास्त्री आर्यभट्ट जो हैं वह बता दिया था। उन्होंने बताया था कि पृथ्वी गोल है तथा अपने अक्ष पर घूर्णन करती है। अब घूर्णन तो आपको पता ही होगा, नहीं पता है तो पिछली वीडियो को आप देखते हुए आइए। हम देखते हैं नेक्स्ट। कहता है कि 4 वर्ष में प्रत्येक वर्ष के बचे हुए 6 घंटे मिलाकर, 4 वर्ष में बचे हुए प्रत्येक वर्ष के 6 घंटे मिलाकर एक दिन बनाया जाता है। एक दिन या 24 घंटे के बराबर हो जाता है या बनाया जाता है। तो जैसा कि अभी बताया, हमारा जो लीप वर्ष है उसमें प्रत्येक 4 वर्ष के जो 6 घंटे हैं उसको मिलाकर एक नया दिन बना लेता है। एक नया दिन 24 घंटे के बराबर हो जाता है। वही हमें लास्ट में जोड़ता हुआ दिखाई प्रतीत होता है। 4 वर्ष में प्रत्येक वर्ष के बचे हुए 6 घंटे मिलाकर एक दिन यानी 24 घंटे के बराबर हो जाता है। इसके अतिरिक्त दिन को फरवरी के महीने में जोड़ा जाता है। इस प्रकार प्रत्येक चौथे वर्ष फरवरी माह 28 के बदले 29 का हो जाता है। क्या? 29 का हो जाता है। कब? प्रत्येक चौथे वर्ष में, जब यह 24 घंटे को यानी 6 घंटे जो हमारे बढ़ रहे हैं उनको जोड़ा जाता है, तो यह लास्ट में 29 दिन का हो जाता है। और इस वजह से अब हम देखते हैं, हमारा एनसीईआरटी कहता है कि ऐसे वर्ष जिसमें 366 दिन होते हैं, ऐसे वर्ष जिसमें 366 दिन होते हैं, कितने? 366 दिन होते हैं, उसे हम लीप वर्ष कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे हम लीप वर्ष कहते हैं या कहा जाता है। अब हम देखते हैं कि पृथ्वी जो है दीर्घवृत्ताकार पथ पर सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। जैसा कि अभी हमने दिखाया, दीर्घवृत्ताकार का मतलब है कि सूर्य स्थित है और हमारा पृथ्वी जो है वह लंबाई में थोड़ा घूमते हुए, परिक्रमण करते हुए चला आता है। ठीक है, यानी सूर्य जो है एक जगह स्थित है, इस तरह से परिक्रमण करता हुआ चलता है हमारा पृथ्वी।
तो कह रहा है कि पृथ्वी दीर्घवृत्ताकार पथ पर सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। अब हमें जो परिक्रमण काल है वह बताता है कि किस तरह से हमारी जो ऋतुएं हैं वह परिवर्तन होते हैं। तो चलिए हम ध्यान से देखते हैं, यह जो है टॉपिक महत्वपूर्ण है। हम देखते हैं कि सामान्यतः एक वर्ष को गर्मी, सर्दी, बसंत एवं शरद यानी कुल 4 ऋतुओं में बांट देते हैं। कहता है कि सामान्यतः एक वर्ष को गर्मी, सर्दी, बसंत एवं शरद ऋतुओं में बांटा जाता है। ऋतुओं में परिवर्तन सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की स्थिति में परिवर्तन के कारण होती है। कहता है, क्या कहता है कि ऋतुओं में जो परिवर्तन होता है, सूर्य के चारों ओर जो पृथ्वी की चक्कर लगता है और उसमें परिवर्तन होता रहता है, इस वजह से ऋतुओं में भी परिवर्तन होता रहता है। जैसे कि समझिए यहाँ पे, अब जैसे सूर्य है यहाँ पे, अब पृथ्वी है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे घूमता 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 फिर ये जो है ऊपर हो जाएगा नीचे, यानी उत्तर दक्षिण चेंज होता रहता है। इस तरह से कुछ हमारी पृथ्वी जो है घूमती हुई दिखाई प्रतीत होती रहती है हमें, धीरे धीरे टिल्ट होते होते फिर सीधा इस तरह से हमारा पृथ्वी घूमता हुआ दिखाई देता है। अब हम इसी को हम फिगर पे देखते हैं। ये तो एक एग्जाम्पल के तौर पे ऐसे ही समझाया था। अब हम एक महत्वपूर्ण फिगर को देखते हैं जो कि एनसीईआरटी ने दर्शाया है। अब हम देखते हैं, कहता है, इसको ही देख लेते हैं कि सामान्यतः एक वर्ष में जो है गर्मी, सर्दी, बसंत एवं शरद ऋतुओं में बांटा जाता है। ऋतुओं में परिवर्तन सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की स्थिति में परिवर्तन के कारण होता है। जैसे सूर्य हो गया, अब सूर्य जो है वह जैसे कि यहाँ पे नॉर्थ साउथ है, ठीक है, लेकिन साउथ में क्या है, शरद ऋतु है, नॉर्थ में क्या है, वसंत है। क्यों? अब इसको हम समझते हैं। देखिए, हमारा जो सूर्य है वह इस तरह से देखें तो यहाँ पे क्या है, प्रकाश दक्षिण गोलार्ध में पड़ता है, और जब सीधे दक्षिणी गोलार्ध में पड़ेगा तो यहाँ पे क्या होगा, ग्रीष्म ऋतु होगा। क्या होगा? ग्रीष्म ऋतु होगा। और इस ग्रीष्म ऋतु के कारण हम देखते हैं उत्तरी गोलार्ध में क्या होगा, शीत ऋतु होगा। इतना समझिए कि जब उत्तरी गोलार्ध में शीत ऋतु होगा तो दक्षिणी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु होगा, और जब दक्षिणी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु होगा तो उत्तरी गोलार्ध में शीत ऋतु होगा। यह जो है 22 दिसंबर का समय होता है, और इस वजह से हम क्या कहते हैं इसको, दक्षिण अयनांतर। क्या? अयनांतर, दक्षिणी अयनांत, या फिर कहें दक्षिणी अयनांतर कहते हैं इसको। हम क्या कहते हैं, दक्षिणी अयनांत ही कहते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं कि धीरे धीरे पृथ्वी जो है हमारा परिक्रमण घूर्णन करते हुए 3 महीने बाद हम देखते हैं कि यह प्रकाश जो है सीधे विषुवत पे पड़ता है, और जब विषुवत पे पड़ता है 21 मार्च का दिन होता है, 21 मार्च का समय होता है, और इस विषुवत पे पड़ने की वजह से हम इसको क्या कहते हैं, विषुव। क्या कहते हैं? विषुव। और इस समय जो है नॉर्थ पोल यानी उत्तरी ध्रुव पर वसंत ऋतु होगा, तथा दक्षिणी ध्रुव पर क्या होगा, शरद ऋतु होगा। क्या होगा? दक्षिणी ध्रुव पर शरद ऋतु होगा। जब हमारा जो सूर्य का प्रकाश है मकर पे पड़ता है तो उस समय हमारा दक्षिणी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु होगा, तथा जब हमारा जो सूर्य का प्रकाश है वह विषुवत पे पड़ता है तो उस समय दक्षिणी गोलार्ध में शरद ऋतु होगा। और इसी तरह से हम देखते हैं कि जब हमारा प्रकाश कर्क रेखा पड़ता है तो उस समय दक्षिणी गोलार्ध में शीत ऋतु होता है। यानी हम इस परिवर्तन को अनुभव करते हुए चलते हैं। अब हम फिगर को अच्छे से समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, जब हमारा प्रकाश मकर पे पड़ता है तो उस समय दक्षिणी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु होता है, तथा वह जो समय होता है वह 22 दिसंबर का समय होता है, तथा इस 22 दिसंबर को जब हमारा सूर्य का प्रकाश मकर पे पड़ता है, इस वजह से हम देखते हैं कि उत्तरी गोलार्ध में शीत ऋतु तथा दक्षिणी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु, और मकर पे सूर्य के प्रकाश सीधी पड़ते हैं, इस वजह से हम दक्षिण अयनांत कहते हैं 22 दिसंबर को। अब इसी प्रकार से हमारा धीरे धीरे पृथ्वी घूमते हुए परिक्रमण करते हुए पहुंचता है 3 महीने बाद। जब वहां पे 3 महीने बीतता है तो कुछ आगे बढ़ा होगा, तो उस समय हमारा जो है पृथ्वी पर हमारा जो सूर्य का प्रकाश है वह विषुवत पे पड़ता है, और इस विषुवत पे पड़ने की वजह से इसको हम विषुव नाम देते हैं। और यह जो है समय 21 मार्च का होता है, और इस समय हम देखते हैं कि उत्तरी ध्रुव पे वसंत ऋतु का समय चलेगा, और यही दक्षिणी ध्रुव पे देखें तो शरद ऋतु का समय चलता है। अब धीरे धीरे फिर 3 महीने का समय बीतता है। अब इस समय देखते हैं कि हमारा जो सूर्य का प्रकाश है वह कर्क रेखा पड़ता है,
अब जब कर्क रेखा पड़ेगा तो इस समय जो है 21 जून का समय होता है, और इस 21 जून पे कर्क रेखा पर सूर्य का प्रकाश सीधे पड़ने की वजह से उत्तर अयनांत कहते हैं हम इसे। और इस समय जो है उत्तरी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु होगा और दक्षिणी गोलार्ध में शीत ऋतु होगा। और इसी तरह फिर 3 महीने बाद जब बीतता है तो हमारा जो है फिर से सूर्य का प्रकाश सीधे विषुवत पे पड़ता है, और इसको भी हम विषुव कहते हैं, और वह समय होता है 23 सितंबर। और इस समय जो है दक्षिणी ध्रुव में क्या होता है, वसंत ऋतु, तथा उत्तरी ध्रुव में क्या होता है, शरद ऋतु। इसको समझेंगे आसान भाषा में। अगर हम कहें कि सिर्फ आपको उत्तरी गोलार्ध का याद करना है, क्योंकि हम उत्तरी गोलार्ध में रहते हैं, तो उत्तरी गोलार्ध में जब आप याद करेंगे तो दक्षिणी गोलार्ध का याद आपको आसानी से हो जाएगा। कैसे? जैसे कि आप देखेंगे जब उत्तरी गोलार्ध में शीत ऋतु होगा 22 दिसंबर को, तो दक्षिणी गोलार्ध में अपने आप ही ग्रीष्म ऋतु जो है वह हो जाएगा। और इसी प्रकार से हम देखें कि वसंत ऋतु जब है हमारा 21 मार्च को जब विषुवत पे सीधी किरण पड़ती है सूर्य का, तो उस समय जो है नॉर्थ पोल पे यानी उत्तरी ध्रुव पे वसंत ऋतु होगा, और उस समय जो है साउथ पोल पे शरद ऋतु होगा। और इसी तरह से हम देखें कि 23 सितंबर को भी यही जो है प्रकाश विषुवत पे पड़ता है, तो विषुव कहते हैं। तो इस समय जो है वसंत ऋतु हो जाता है दक्षिणी ध्रुव में। जैसा कि हम देखते हैं यहाँ पे 21 मार्च वाले पे शरद ऋतु होता है और 23 सितंबर वाले को वसंत ऋतु हो जाता है। इसको हम आसान से समझें तो सीधे से आपको 2 चीज अब ऐसे याद कर लीजिए। ये जो है 21 मार्च, फिर आपका 21 जून, फिर 23 सितंबर और 22 दिसंबर। अब ये जो हैं ये 4 हैं, ठीक है। अब हम शरद ऋतु की बात करें तो जब 21 मार्च का समय होता है विषुवत पे पड़ेगा, तो इस समय क्या होगा, वसंत है उत्तरी पोल में। हम उत्तरी ध्रुव में बात करेंगे क्योंकि हम सब कहाँ रहते हैं, एक तरह से उत्तरी गोलार्ध में ही रहते हैं। हम उत्तरी गोलार्ध की हमेशा बात करते हुए चलेंगे। जब उत्तरी गोलार्ध में 21 मार्च को वसंत है, क्या है, वसंत है, तो अपने आप दक्षिणी में क्या हो जाएगा, शरद ऋतु हो जाएगा। इसी प्रकार से 23 सितंबर वाला जो समय है वहां पे क्या होगा, शरद होगा, ठीक। यानी आपको बस एक एक याद करेंगे तो आपका काम बन जाएगा। 21 जून को क्या होगा, जब यहाँ पे वसंत है तो सीधे वहां पे ग्रीष्म पड़ेगा, गर्मी होगा, ग्रीष्म होगा। और यही 22 दिसंबर को क्या होगा, शीत ऋतु होगा। सीधे से आपको यह टेबल याद ऐसे आसान भाषा में समझ लीजिए, ठीक है। यानी कितना सिंपल है। 21 मार्च को जब हमारा वसंत ऋतु होगा उत्तरी गोलार्ध में, तो दक्षिणी गोलार्ध में क्या होगा, सिंपल से शरद ऋतु होगा। अब जब 21 जून को ग्रीष्म है तो दक्षिणी गोलार्ध में क्या होगा, दक्षिणी गोलार्ध में होगा शीत ऋतु। तो इसी तरह से हम आसान भाषा में समझ लेते हैं। अब इसी का उल्लेख यहाँ पे विवरण दिया हुआ है, उसको हम चलिए फटाफट पढ़ लेते हैं, आप सिर्फ सुन लीजिए। तो देखिए कहता है कि 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा पर सबसे लंबा दिन तथा सबसे छोटी रात होती है। जब हमारा सूर्य का प्रकाश कर्क रेखा पे पड़ता है तो उस दिन 21 जून का समय होता है, और 21 जून के दिन पे हम कहते हैं कि सबसे लंबा दिन तथा सबसे छोटी रात होती है। कब, 21 जून को। और इस स्थिति को हम क्या कहते हैं, उत्तर अयनांत। क्या कहते हैं, उत्तर अयनांत कहते हैं। अब यही देखते हैं कि 22 दिसंबर को, जैसा कि अब हम देखें 22 दिसंबर को दक्षिण ध्रुव सूर्य की ओर झुके होने के कारण मकर रेखा से सूर्य की जो किरण है सीधी पड़ती है। अब जो है यह थोड़ी झुकी हुई है, अब मकर की रेखा की जो है वह सीधी पड़ेगी, और सीधी पड़ने की वजह से इस अवस्था को दक्षिण अयनांत कहते हैं। इस दिन क्या होगा, इस दिन जो है दिन तो छोटा होगा और रात जो है वह बड़ा होगा। अब हेडिंग के तौर पे लिखा है, क्या है, ऑस्ट्रेलिया में ग्रीष्म ऋतु में क्रिसमस पर्व मनाया जाता है। क्या, ऑस्ट्रेलिया में ग्रीष्म ऋतु में क्रिसमस पर्व मनाया जाता है। अब सिंपल से है, यह बहुत से लोगों को नहीं मालूम होगा कि ऑस्ट्रेलिया में जो है ग्रीष्म ऋतु में क्रिसमस पर्व मनाया जाता है, और ऐसा क्यों होता है कमेंट करिए। वैसे तो मैं बता रहा हूं, देखिए सीधा सा कारण है, उस समय जो है उत्तरी गोलार्ध में क्या होता है, उत्तरी गोलार्ध में शीत ऋतु होता है। तो इस वजह से हमारा जो है ऑस्ट्रेलिया कहां पहुंच जाएगा, दक्षिणी गोलार्ध में। तो दक्षिणी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु होता है, और ग्रीष्म ऋतु में क्रिसमस पर्व मनाया जाता है। यूपीएससी बहुत प्यारा सा क्वेश्चन बना सकता है।
अब हम देखते हैं आगे कि 21 मार्च एवं 23 सितंबर को सूर्य की किरणें विषुवत वृत्त पर सीधी पड़ती है। जैसा कि हमने बताया कि 21 मार्च तथा 23 सितंबर को सूर्य की जो प्रकाश किरण है वह विषुवत पर सीधी पड़ती है और इस अवस्था में हम कोई भी ध्रुव सूर्य की ओर नहीं झुका होता, जो है सीधे रहता है। ध्रुव कोई भी सूर्य की तरफ नहीं झुका रहता है। फिगर में देखिए तो आपको आसानी से समझ में आएगा। सूर्य की ओर नहीं झुकने के कारण इस वजह से हम कह सकते हैं कि पूरी पृथ्वी पर रात और दिन जो है बराबर होता है। आपको वैसे भी मालूम होगा कि विषुवत पे जब सूर्य का प्रकाश पड़ता है तो उस समय दिन और रात जो है वह बराबर होता है। अब हम इस स्थिति को विषुव कहते हैं क्योंकि विषुवत पे पड़ता है। 23 सितंबर की अब बात करें, जब 23 सितंबर की बात करते हैं तो 23 सितंबर को उत्तरी गोलार्ध में शरद ऋतु जबकि दक्षिणी गोलार्ध में वसंत ऋतु होता है। 23 सितंबर को उत्तरी गोलार्ध में शरद ऋतु जबकि वसंत ऋतु होता है दक्षिणी गोलार्ध में। 21 मार्च को स्थिति इसके विपरीत होती है। 21 मार्च को स्थिति इसके विपरीत होती है। इसके पहले हमने बात कर लिया है। जैसा कि आप फिगर में देख रहे होंगे कि जब 23 सितंबर की बात करते हैं तो इस समय दक्षिणी गोलार्ध में क्या चलता है, वसंत ऋतु। और यही 21 मार्च की बात करें तो इस समय क्या चलेगा, दक्षिणी गोलार्ध में शरद ऋतु। जब उत्तरी गोलार्ध में बसंत ऋतु तब दक्षिणी गोलार्ध में शरद ऋतु होती है। इस प्रकार स्पष्ट होता है कि पृथ्वी के घूर्णन एवं परिक्रमण के कारण दिन व रात बराबर परिवर्तन होता रहता है तथा हमारा जो है ऋतु भी परिवर्तन होता रहता है।